लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट किया था पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टरलाइजेशन ऑफ मिल्क। ये दोनों प्रोसीजर हैं, डिफरेंट प्रोसेस हैं जिससे हम मिल्क को फर्दर प्रोसेस करते हैं, जिससे उसकी कीपिंग क्वालिटी यानी कि उसको हम कुछ समय के लिए स्टोर कर सकते हैं। उसको इंक्रीज करने के लिए हम मिल्क को डिफरेंट प्रोसेस यूज़ करते हैं। सेकेंडली, स्टरलाइजेशन का मेन पर्पस यही है कि ज़्यादा समय के लिए हम मिल्क को किसी कंटेनर के अंदर स्टोर कर सकें। सिंपली कि उसकी कीपिंग क्वालिटी, जो उसका कीपिंग टाइम है, उसको बढ़ाने के लिए हम स्टरलाइजेशन करते हैं। स्टरलाइजेशन को अगर हम डिफाइन करते हैं तो स्टरलाइजेशन सिंपली कि मिल्क को हम अबोव 100 डिग्री सेल्सियस पे उसको हीट करें कोई एक स्पेसिफिक लेंथ के लिए, टाइमिंग के लिए, और इतने समय के लिए उसको हीट करें कि वो अगले 7 दिन तक अगर हम उसको रूम टेम्परेचर पे रखें फॉर एटलीस्ट 7 डेज, फॉर नेक्स्ट 7 डेज वो खराब ना हो। जो कमर्शियली स्टरलाइज्ड मिल्क अवेलेबल होते हैं, जो मिल्क सैचेट्स आते हैं या मिल्क की बोटल्स जो आती हैं, हम जो कंज्यूम करते हैं रेगुलर डे टू डे लाइफ में, जो कि सारी के सारे जो मिल्क की जो बोटल्स हैं या टेट्रा पैक्स जो आते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, स्टरलाइज्ड मिल्क प्रोडक्ट होते हैं। उनको कम्प्लीटली स्टरलाइज किया जाता है ताकि उसको ज़्यादा लंबे समय के लिए हम स्टोर कर सके। जो स्टरलाइज्ड मिल्क होता है उसके अंदर दैट शुड बी फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कोई भी उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। सेकेंडली, एक सफिशिएंट टाइम के लिए हम उसको स्टोर कर सकें। थर्डली, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर कोई भी किसी भी तरह का कोई टॉक्सिन प्रेजेंट ना हो। सो ये करेक्टरिस्टिक हैं एक स्टरलाइज्ड मिल्क के। फिर हम बात करते हैं कि स्टरलाइजेशन सिस्टम और प्लांट की कैसे हम स्टरलाइजेशन परफॉर्म करते हैं। तो स्टरलाइजेशन मेनली हम 3 मेथड्स यूज़ करते हैं। कि पहले हम क्या करते हैं कि इन कंटेनर स्टरलाइजेशन है, जिसके अंदर जो हम बोटल्स के अंदर जो मिल्क की पैकिंग होती है, हम डायरेक्टली क्या करते हैं कि मिल्क को हम डायरेक्टली बोटल्स के अंदर डाल देते हैं। फिर उसके बाद हम उसको अलोंग विद दी बोतल के साथ साथ और मिल्क को दोनों को स्टरलाइज करें। फिर एक मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं कि पहले हम मिल्क को स्टरलाइज करते हैं, फिर उसके बाद हम उसकी पैकेजिंग करते हैं। थर्ड मेथड क्या है कि ये जो दोनों प्रोसेस हैं वो इकट्ठे हों, कि पहले हमने क्या किया है कि अल्ट्रा हाई टेम्परेचर से मिल्क को स्टरलाइज कर लिया, फिर उसको हमने बोटलिंग कर ली। बोटलिंग के बाद हम फिर एक अनदर उसको हीट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं कि बोतल की वजह से कोई किसी भी तरह का कोई कंटामिनेशन उसके अंदर प्रेजेंट ना हो, या बोतल की वजह से किसी तरह का कोई भी कंटामिनेंट मिल्क के अंदर एंटर ना करे। और फिर है बात करते हैं फ्लो डायग्राम ऑफ स्टरलाइजेशन ऑफ मिल्क। फ्लो डायग्राम की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम मिल्क की रिसीविंग होती है किसी भी मिल्क प्लांट के अंदर, हम उसको 5 डिग्री सेल्सियस और बिलो 5 डिग्री सेल्सियस तक उसको हम पहले कूलिंग करते हैं, फिर उसका बल्क स्टोरिंग करते हैं ताकि हम उसको प्रॉपरली कुछ समय के लिए स्टोर कर सके टेम्परेरी पर्पस के लिए, ताकि हम एक स्पेसिफिक अमाउंट के कलेक्शन होने के बाद ही उसको फर्दर प्रोसेसिंग के लिए आगे भेजें। फिर हम उसकी स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं, देन उसकी होमोजेनाइजेशन करते हैं। होमोजेनाइजेशन का सिंपली मीनिंग है कि जो उसके फैट ग्लोब्यूल्स हैं उसके साइज को इक्वली करना। देन जब आफ्टर होमोजेनाइजेशन के बाद हम क्या करते हैं कि आइदर हम डायरेक्टली स्टरलाइजेशन कर रहे हैं या स्टरलाइजेशन या कौन से प्रोसेस को हम फॉलो कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो जैसे ही होमोजेनाइजेशन हो गया, होमोजेनाइजेशन के बाद हम उसको स्टरलाइज कर रहे हैं। स्टरलाइज जैसे कि हमने पढ़ा था कि तीन अलग मेथड्स हैं, डिपेंड करता है कि हम विच टाइप ऑफ प्लांट वी आर हैविंग, कि हमारे पास कौन सा स्टरलाइजेशन का प्लांट है, कि हम डायरेक्टली पहले स्टरलाइज करके उसको स्टोर कर रहे हैं या स्टरलाइज करने के बाद उसको डायरेक्टली बोटल्स में पैकिंग कर रहे हैं, या हम पहले स्टरलाइज कर रहे हैं फिर बोतल के अंदर डाल रहे हैं फिर दोबारा से कुछ उसको हीट ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है। फिर आफ्टर स्टरलाइजेशन हम उसको डायरेक्टली रूम टेम्परेचर तक कोल्ड कर देते हैं और उसके बाद उसको स्टोर कर देते हैं कोई स्पेसिफिक समय के लिए, या आगे फर्दर उसकी यू कैन से सेल के लिए अगर हम उसको एक स्पेसिफिक एरिया में स्टोर करेंगे सिंपली एट रूम टेम्परेचर। स्टरलाइज मिल्क जो होता है उसको हम जनरली रूम टेम्परेचर पर ही रखते हैं, लेकिन पास्चराइज मिल्क जो होता है उसको हम जनरली ठंडा करने ज़्यादा रखते हैं 5 डिग्री और 7 डिग्री सेल्सियस तक, ताकि उसकी, क्योंकि जो मेजर डिफरेंस है पास्चराइज और स्टरलाइज मिल्क में क्या है कि स्टरलाइज मिल्क की जो कीपिंग क्वालिटी है यानी कि जो कीपिंग टाइम है वो कंपेरेटिवली पास्चराइज मिल्क से ज़्यादा है। सिंपली मीनिंग कि पास्चराइज जो मिल्क है उसको हम 2 या 3 दिन तक रख सकते हैं, लेकिन जो स्टरलाइज मिल्क है उसको एटलीस्ट हम 7 दिन तक, 7 डेज, फॉर एटलीस्ट 7 डेज हम उसको
रख सकते हैं रूम टेम्परेचर पर। देन नेक्स्ट इज होमोजेनाइजेशन। होमोजेनाइजेशन का सिंपली ये मीनिंग है, हम जो फैट ग्लोब्यूल है, जो मिल्क के फैट ग्लोब्यूल है, उसको इस हिसाब से प्रोसेस करें कि जो सारा के सारे फैट ग्लोब्यूल है उनका साइज इक्वल हो जाए। जैसे कि फैट ग्लोब्यूल्स वेरी करते हैं साइज के अंदर, मिल्क के अंदर जो फैट ग्लोब्यूल का साइज है वो वेरी करता है, स्पेसिफिक नहीं है, फिक्स नहीं है, इट वेरीज। तो होमोजेनाइज्ड मिल्क जो है, इसके जो फैट ग्लोब्यूल्स हैं उनका साइज एक स्पेसिफिक डायमीटर तक हम रखते हैं, जिससे कि हम कह सकते हैं कि इक्वल अमाउंट ऑफ फैट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए पूरे मिल्क के अंदर। अगर हम किसी बोतल में होमोजेनाइज्ड मिल्क को स्टोर कर रहे हैं तो आफ्टर 48 आवर ऑफ स्टोरेज कोई क्रीम सेपरेशन उसके अंदर हमें ना दिखे। और अगर हम बात करते हैं कि टॉप 100 ml ऑफ मिल्क के अंदर जो 1/4 ऑफ द बोतल है और प्रोपोर्शनेट वॉल्यूम इन द कंटेनर और अदर साइजेस डज नॉट डिफर बाय मोर देन 10% ऑफ इटसेल्फ फ्रॉम द परसेंटेज ऑफ द रिमेनिंग मिल्क। सिंपली मीनिंग ये है कि जो फैट का है डिस्ट्रीब्यूशन वो पूरे के पूरे मिल्क के अंदर इक्वल रहेगा। ऐसा नहीं है कि टॉप पे ज़्यादा है या बॉटम पे ज़्यादा है, या किसी एक एरिया के अंदर, एक कंटेनर के किसी एरिया के अंदर ज़्यादा परसेंटेज ऑफ फैट प्रेजेंट है। तो वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, होमोजेनाइजेशन ऑफ मिल्क प्रेफर करते हैं। देन व्हाट आर दी एडवांटेज और दी डिसएडवांटेज ऑफ दी होमोजेनाइजेशन। होमोजेनाइजेशन का डिसएडवांटेज, सबसे पहले एडवांटेज की बात करते हैं। एडवांटेज क्या है कि कोई क्रीमी लेयर या कोई प्लग नहीं बनता। अगर आप स्टोर कर रहे हो किसी भी कंटेनर के अंदर तो किसी एक एरिया के अंदर आपको कोई प्लग नहीं, कोई इकट्ठा सा मिल्क जो फैट है, फैट की क्लोटिंग टाइप जो आपको फैट नहीं मिलेगा, ठीक है। और जो हम जब उसकी हैंडलिंग करते हैं या हम उसकी चर्निंग करते हैं मिल्क की, तो उसके अंदर जो फैट है वो ज़्यादा अलग से सेपरेट नहीं होगा। और बात करते हैं फिर और बात करते हैं तो जो इसकी पैलेटेबिलिटी है वो स्लाइटली इंक्रीज हो जाती है, थोड़ा सा फ्लेवर भी बढ़ जाता है, स्लाइट फ्लेवर इंक्रीज हो जाता है। जो दही बनती है, जो कर्डलिंग होती है, वो कंपैरेटिवली सॉफ्ट बनती है। और जो ऑक्सीडाइजेशन है उससे लेस ससेप्टिबल होता है होमोजेनाइज्ड मिल्क। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट ग्लोब्यूल्स हो जाते हैं, जिससे कि ये पैलेटेबिलिटी इसकी बढ़ जाती है। फिर हम अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहला कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हम पहले एक नॉर्मल मिल्क को होमोजेनाइज कर रहे हैं, होमोजेनाइजेशन के लिए हमें अलग से मशीन की रिक्वायरमेंट है, जिसमें उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है। फिर अगर मान लो हम उससे फैट रिकवर करना चाहते हैं, जो फैट के बिगर जो ग्लोब्यूल्स थे उनको हमने ब्रेक डाउन कर दिया है, अगर हम उसमें से दोबारा फैट निकालना चाहते हैं तो वो एक टीडीएस प्रोसेस हो जाता है। फिर जो सेडिमेंट है, सेडिमेंट कुछ अमाउंट में बढ़ सकता है। कर्डलिंग जो है वो कुकरी टाइप हो जाती है और मोर ससेप्टिबल है कि जो फ्लेवर है उसके अंदर कोई ना कोई डिफेक्ट आ जाए। और जो हम अगर मान लो होमोजेनाइजेशन कर रहे हैं उससे हम पैकेजिंग के टाइम पे जो सीपेज लॉस हो रहा है कि बोटल्स के अंदर या बोतल कैप से वहाँ से मिल्क, क्योंकि जो फैट ग्लोब्यूल्स है उसका साइज छोटा हो जाता है, कम हो जाता है, तो जो थोड़ा बहुत अगर उसको कोई जगह मिलता है, थोड़ा ट्रेस मिलता है कैप के थ्रू, तो वहाँ से सीपेज होने के चांसेस हो जाते हैं इन केस ऑफ बोटल्स। फिर द नेक्स्ट टॉपिक इज पैकेजिंग ऑफ मिल्क। अब तक हमने क्या किया है, मिल्क को रिसीव किया था। स्टार्टिंग जो टॉपिक हमने पास्चराइजेशन से पहले पढ़ा था कि हमने मिल्क को रिसीव किया फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, अलग अलग सोर्सेज से हमने उसको एक जगह पे उसको इकट्ठा किया था, उसकी स्टोरिंग की थी सबसे पहले। स्टोरिंग के बाद हम बात करते थे प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग सबसे पहला प्रोसेसिंग हमने ये किया था भाई, हम पास्चराइजेशन कर रहे हैं, पास्चराइजेशन के डिफरेंट स्टेप्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पास्चराइजेशन की टेक्निक्स हमने पढ़ी। देन स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन हमने मिल्क रिसीव किया था, उसको पास्चराइज कर लिया, उसको सिंपली मीनिंग हमने प्रोसेसिंग उसकी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब प्रोसेसिंग के बाद हम उसको क्या करेंगे, उनकी पैकेजिंग कैसे करेंगे, उसको स्टोर कैसे करेंगे, फिर उसके बाद आफ्टर पैकेजिंग और स्टोरिंग के बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, हम मार्केट के अंदर कैसे कैसे उसको फर्दर आगे भेजेंगे। पैकेजिंग की बात करते हैं तो जैसे ही हमारा जो मिल्क है वो प्रोसेस हो चुका है, जस्ट आफ्टर दी यू कैन से प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग जैसे ही कंप्लीट होती है उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा पैकेजिंग ऑफ मिल्क। पैकेजिंग ऑफ मिल्क हम इन इंडिया मेनली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैकेजिंग मटेरियल आर यूज्ड। इंडिया के अंदर बहुत सारे पैकेजिंग मटेरियल यूज़ होते हैं, जिसमें ग्लास की बोटल्स भी हैं, प्लास्टिक के पैकेट्स भी हैं, लेमिनेटेड कंटेनर्स भी हैं, टेट्रा पैक्स जिनको हम बोलते हैं। और जो ग्लास की बोतल्स हैं हम उनको डिफरेंट कैप्स यूज़ करते हैं, एल्युमिनियम की कैप्स यूज़ कर सकते हैं,
जो सैचेट्स, जो पैकेट जो हम जिनको बोलते हैं, जो दूध के पैकेट हम डे टू डे लाइफ में रेगुलरली कंज्यूम करते हैं, वो क्या है, सिंगल सर्विस कंटेनर है, मीन्स आप उसको सिर्फ वन टाइम यूज़ कर सकते हो। और जो टेट्रा पैक्स होते हैं, टेट्रा पैक्स, कभी आपने टेट्रा पैक जो मिल्क है अमूल का या किसी और ब्रांड का आपने कंज्यूम किया है, तो उसके अंदर आप अगर उसकी पैकेजिंग को ओपन करोगे तो उसमें एटलीस्ट 5 to 7 लेयर्ड की पैकिंग होती है, कि उसके अंदर 5 से 7 लेयर होती हैं पैकिंग की अलग अलग। जो नॉर्मल हम दूध का पैकेट यूज़ करते हैं उसमें सिंपल एक प्लास्टिक की पैकिंग होती है, लेकिन जो टेट्रा पैक्स होते हैं उसके अंदर एटलीस्ट 5 to 7 लेयर्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल आर यूज्ड। 5 से 7 लेयर अलग अलग मटेरियल की यूज़ होती हैं पैकेजिंग के लिए। फिर एसेप्टिक पैकिंग ऑफ अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क, जो हमने स्टरलाइज किया है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर यूज़ करके, दैट इज़ कम्प्लीटली बैक्टीरियल फ्री, जिसके अंदर कोई बैक्टीरिया नहीं है, उसकी पैकेजिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसका रीज़न ये है कि अगर हमने पहले प्रोसेसिंग कर ली, पहले रिसीविंग की, फिर प्रोसेसिंग की, प्रोसेसिंग करने के बाद हमारा जो मिल्क है उसकी क्वालिटी हमने बहुत अच्छे से उसको इम्प्रूव कर दिया, उसकी कीपिंग क्वालिटी। अगर पैकेजिंग के दौरान, ड्यूरिंग पैकेजिंग, अगर किसी भी तरह का कंटामिनेशन होता है तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा लॉस है। तो जो पैकिंग है ऑफ अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क और स्टरलाइज्ड मिल्क इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। जो पैकेजिंग सिस्टम है वो ऐसा एडिक्वेट होना चाहिए, ऐसा यूजफुल होना चाहिए और इतना करेक्ट होना चाहिए कि डायरेक्टली जैसे ही प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग से डायरेक्टली आपकी पैकेजिंग हो रही है मिल्क की, जिससे कि जो कंटामिनेशन होने के चांसेस बहुत कम है। उसको हम सिंपली कह सकते हैं इट इज़ ए क्लोज्ड सिस्टम, कि जो आपका मिल्क प्लांट है उसके अंदर ऐसा सिस्टम होना चाहिए डायरेक्टली आफ्टर प्रोसेसिंग आपका जो मिल्क है विदाउट एनी ओपननेस, मतलब वो कहीं ओपन ना हो, डायरेक्टली वो पैकेजिंग के लिए नेक्स्ट स्टेप में चला जाए। क्लियर। फिर आपकी पैकेजिंग होगी। पैकेजिंग के बाद सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है वो आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिल्क। हमारे पास एक बड़ा प्लांट है जिसके अंदर हम डेली एटलीस्ट 10,000 ऑफ मिल्क को प्रोसेस कर रहे हैं। उसके बाद मेन जो स्टेप है वो क्या है, हमारी प्रोसेसिंग होगी, पैकेजिंग होगी, मेन स्टेप जो आता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिल्क, कि हमारी जो मिल्क इंडस्ट्री है, जो मार्केट जो हमारी है हमारे मिल्क इंडस्ट्री की, वहाँ उसको हम कैसे टारगेट कर रहे हैं। एक सिंपली बात करते हैं कि डे टू डे लाइफ के अंदर आम आदमी जो है, नॉर्मल जो पीपल हैं, सभी मिल्क पैकेट्स को कंज्यूम करते हैं। तो उस मिल्क पैकेट को जो कंज्यूमर है उस तक कैसे पहुंचाया जाए, दैट इज दी बिगेस्ट यू कैन से चैलेंज फॉर एनी मिल्क इंडस्ट्री। किसी भी मिल्क इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर तक उस प्रोडक्ट को कैसे पहुंचाएंगे। क्लियर। फिर हम बात करते हैं कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज़ के अंदर क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहला क्या है, जो फिजिकल इक्विपमेंट है, पर्सनल रिक्वायर्ड है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वो ज़रूरी हैं। सेल्स प्रमोशन पर्सनल्स होने चाहिए। एडवर्टीजमेंट भी ज़रूरी है, कि जो आपने जो मिल्क इंडस्ट्री, जो भी आप मिल्क प्रोडक्ट को बेचने जा रहे हो, जिस भी मिल्क प्रोडक्ट को आप कंज्यूमर तक के पास पहुंचाना चाह रहे हो, उसके लिए आपको फिजिकल इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। जो उसके सेल्स के जो पर्सन्स हैं, कि मार्केटिंग के लिए जो आदमी लगेंगे, जो आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग करेंगे, बताएंगे लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में कि इसकी क्या क्वालिटी है, क्या इसको कंज्यूम करने से बेनिफिट होंगे, उसकी रिक्वायरमेंट है। एडवर्टीजमेंट की रिक्वायरमेंट है। और एक सक्सेसफुल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम होने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहला तो आपका प्रोडक्ट अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, सिंपली मीनिंग आपने कहा कि मिल्क के अंदर हम बात करते हैं कि मिल्क किस लिए कंज्यूम किया जाता है, कि क्वालिटी की बात करते हैं कि उसको आप लंबे समय तक स्टोर कर सकते हो, उसके अंदर जो रिक्वायर्ड एसेंशियल एमिनो एसिड हैं वो सारे हैं, और कैल्शियम कंटेंट ज़्यादा है, मिनरल कंटेंट ज़्यादा है, फैट कंटेंट ज़्यादा है। तो उसकी क्वालिटी मेजर फंक्शन करती है कि आप जो प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी कितनी अच्छी है। फिर बात करते हैं उसकी पैकेजिंग सिंपली अगर हम मार्केट में जाते हैं, मार्केट में हम इफ़ वी से कि हमारे पास एक फ्रिज सामने रखा हुआ है, उसमें 10-12 तरह के प्रोडक्ट हैं मिल्क के, तो हमारी आंखें किसको सबसे ज़्यादा मतलब यू कैन से एक्सेप्ट करती हैं, कि जिसकी पैकेजिंग अच्छी हो। पैकेजिंग अच्छी होने से कि मीन्स अट्रैक्टिव पैकेजिंग, की 10 पैकेट रखे हैं, 10 में से एक पैकेट ऐसा है जिसकी पैकेजिंग इतनी अच्छी है कि आपको देखते ही आप उस पे नहीं जा रहे हो कि क्या उसका कंटेंट है क्या नहीं है, आप उसको पिक कर रहे हो, क्योंकि उसकी अमंग अदर 9
जो टोटल 10 रखे हुए थे, 10 में से एक की पैकेजिंग इतनी अच्छी है कि जो आपकी आंखों को सुहाएगी, ठीक है, तो डायरेक्टली आप उसको पिक करोगे, बाद में आप उसके कंटेंट पे जा सकते हो। फिर जो नीट एंड कोर्टियस रूट सेल्समैन, जो आपके सेल्समैन हैं जिनको आप सेल्स के लिए भेज रहे हो, वो अप टू द मार्क होने चाहिए। जो आपके डिलीवरी के इक्विपमेंट हैं वो प्रॉपर होने चाहिए। जो आप मैन और जो इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हो वो प्रॉपर होने चाहिए। एडवर्टीजमेंट आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। क्लियर? तो तभी जाके आप मार्केट में अपना जो प्रोडक्ट है उसको विदाउट एनी प्रॉब्लम आप सेल कर पाओगे। क्लियर? इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया के अंदर जो डेयरी सेक्टर है वो कंपैरेटिवली अनऑर्गेनाइज्ड है। अनऑर्गेनाइज्ड मीन सिंपली अगर आप बात करते हो रूरल एरिया के अंदर, तो वहाँ ओपन सिस्टम है कि एक फार्मर है, उसके पास 2 या 3 भैंसें हैं या 2 या 3 गायें हैं, या जो भी मिल्क एनिमल हैं वो कीप कर रहा है, वो अपना जो मिल्क है आसपास के एरिया में ओपनली उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है विदाउट एनी प्रोसेसिंग, विदाउट एनी किसी भी तरह की उसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग नहीं करता। बट अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करते हैं तो डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर सारा का सारा जो मिल्क है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए ऑर्गेनाइज सेक्टर। एक ऑर्गेनाइज डेयरी सेक्टर है कि बहुत बड़ी डेयरीज हैं, उनके अंदर मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है, फिर वहाँ से प्रोसेसिंग हो रही है, फिर वो कंज्यूमर के पास पहुँच रहा है। बट इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है। क्लियर? इंडिया के अंदर मेनली ओपन सिस्टम ही है। फिर रूट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं कि लार्जर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उनके अंदर कैसे कैसे आप रूट्स बना रहे हो जिससे कि आपका जो मिल्क है, जो मिल्क का जो प्रोसेसिंग है, पहले कलेक्शन है, रिसीविंग ऑफ मिल्क है, कलेक्शन ऑफ मिल्क है, स्टोरेज ऑफ मिल्क है, प्रोसेसिंग ऑफ मिल्क है, देन उसकी पैकेजिंग ऑफ मिल्क है, देन उसका पूरा कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि कंप्लीट और जो आपका रूट है वो कैसे फ्लो करेगा कि आप मिल्क को इजीली रिसीव भी कर पा रहे हो, उसकी स्टोरिंग भी कर पा रहे हो, उसका प्रोसेसिंग भी कर पा रहे हो, पैकेजिंग भी कर पा रहे हो, उसकी फर्दर आप सेल भी कर पा रहे हो। दैट इज़ ए रूट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर रूट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम बात करते हैं कि आगे फर्दर आप कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो अपने जो मिल्क, आपने जो प्रोडक्शन जो कंप्लीट किया है, तो उसके मेजर 2 टाइप्स हैं कि अगर आप होलसेल के लिए भेज रहे हो या आप रिटेल के लिए भेज रहे हो। डिपेंड करता है कि आपकी जो इंडस्ट्री है उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, हाउ यू आर सेंडिंग योर मिल्क फॉर दी कंजप्शन। फिर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात करते हैं तो दोनों, इसके अंदर 2 तरह के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है कि अगर आप होलसेल पे जा रहे हो, रिटेल पे जा रहे हो, तो इनके अंदर मेजर क्या चीज़ें हैं। होलसेल पे भी जाओ या रिटेल पे भी जाओ तो मेजर जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या है कि होम डिलीवरी है, या आप किसी मिल्क बूथ या डिस्ट्रीब्यूशन डिपो है जहाँ से फर्दर डिस्ट्रीब्यूट होगा वहाँ भेज रहे हो, या जो स्टोर्स हैं वहाँ भेज रहे हो, या कॉइन वेंडिंग मशीन और ऑटोमेटिक डिस्पेंसर हैं। जनरली जो ऑटोमेटिक डिस्पेंसर और ये हैं, ये सब चीज़ें आपको जो अर्बन एरिया है या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वहीं मिलेगा। या बल्क सप्लाई के लिए आप भेज रहे हो कि सपोज कहीं पर फर्दर प्रोसेसिंग हो रही है मिल्क की, या मिल्क के प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, तो आप सिंपली कलेक्शन, आप अपने प्लांट से उसको सिंपली कलेक्ट कर रहे हो और उसको आगे फर्दर बल्क सप्लाई के लिए भेज रहे हो। तो थोड़ा सा बात करते हैं कॉइन वेंडिंग और ऑटोमेटिक डिस्पेंसर मशीन की बात करते हैं। तो एनडीडीबी ने कुछ डिज़ाइन किए थे जिसके अंदर कुछ कॉइन वेंडिंग और ऑटोमेटिक डिस्पेंसर जो मशीन्स थी वो डिज़ाइन की थी, जिसके अंदर क्या था कि जो मिल्क है वो क्या हो रहा था, डिस्पेंस कर रहा था ऑटोमेटिक। कभी आपने जो यू कैन से मेट्रो सिटीज़ के अंदर जो रेलवे स्टेशंस हैं या एयरपोर्ट्स हैं, कभी आपने विज़िट किया होगा, उनके ऊपर आपको सिक्का डालना पड़ता है। सिक्का डालते ही जो भी आप प्रोडक्ट चाहते हो उसके अंदर से ऑटोमेटिकली नीचे डिस्पेंसिंग प्लेट में आ जाता है, वहाँ से उसको आप डायरेक्टली कलेक्ट कर सकते हो। क्लियर? फिर सिस्टम फॉर कलेक्शन ऑफ पेमेंट्स ऑफ मिल्क की बात करते हैं। तो जो कलेक्शन है कि आप कैसे अपने जो मिल्क दे रहे हो आप उसको किस बिहाफ पे आप फर्दर प्रोवाइड करा रहे हो, आप क्रेडिट पे प्रोवाइड करा रहे हो, आप कैश पे प्रोवाइड करा रहे हो, या आप कूपन सिस्टम पे प्रोवाइड करा रहे हो। तो इनकी कुछ यू कैन से मेरिट्स और डीमेरिट्स का सिंपली मीनिंग एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। अगर हम क्रेडिट की बात करते हैं, क्रेडिट का सिंपली मीनिंग कि आप यू आर प्रोवाइडिंग सिंपली ऑन द बेसिस ऑफ, सिंपली एक आप उधार पे दे रहे हो। तो जो क्रेडिट का जो सिस्टम है कि आप उधार पे दे रहे हो, तो इसकी मेरिट सबसे पहला अट्रैक्टिव टू कंज्यूमर है कि कंज्यूमर को पता है कि आप
बाद में देने वाले हो, आपको बाद में पैसा देना है, तो वो ईजिली उसको एक्सेप्ट करता है, इमीडिएटली उसे पेमेंट नहीं देनी पड़ती। तो इसलिए दैट इज़ ए यू कैन से मेरिट पॉइंट बोथ, दोनों के लिए, कि जो सप्लायर है उसका मटेरियल सप्लाई हो जाता है, जिस कंज्यूमर है कंज्यूमर को वो मिल जाता है आफ्टर सम टाइम, की कुछ समय के बाद आप अपने अकाउंट्स को क्लियर कर रहे हो। रैपिड डिलीवरी हो जाती है, अकाउंटिंग इजी है कि आप मंथली या वीकली बेसिस पे अपना हिसाब कर रहे हो, ठीक है। और इसकी डीमेरिट क्या है कि लॉसेस थ्रू बैड अकाउंट सिंपली कि आपसे किसी ने मिल्क 1 महीने के लिए उधार आपने आपने प्रोवाइड किया है और उसके बाद वो देने से मना कर देता है। फिर आपको कुछ स्पेशल चेक्स रखने पड़ते हैं कि कहीं पर कोई अकाउंट्स के अंदर कोई गड़बड़ ना हो जाए, तो ये इसकी डीमेरिट है। कैश की बात करते हैं तो उसका मेरिट, सबसे बढ़िया मेरिट यही है कि आपका पैसा कोई ख़राब नहीं होता। आप डायरेक्टली आज मान लो आपने 10 kg ऑफ मिल्क प्रोवाइड किया है तो आप 10 kg के पैसे ले रहे हो, आपने 50 किया है तो 50 लीटर प्रोवाइड किया है तो 50 लीटर के आप मनी कैश में उठा रहे हो। तो ये इसकी मेरिट है। डीमेरिट क्या है कि जो डिलीवरीज का टाइम है उसको स्लो कर देता है, कि जो डिलीवरी मैन है कि घर मान लो घर होम डिलीवरी की बात करते हैं तो घर घर जा रहा है, 1-1, 2-2 लीटर दूध डाल रहा है, फिर वो पैसे कलेक्ट कर रहा है, उसके बाद आ रहा है, तो उसमें डिलीवरी में सिस्टम बढ़ जाता है। फिर जो अट्रैक्शन है जो कस्टमर्स की, कस्टमर सोचता है कि मुझे डेली पैसे देने पड़ रहे हैं, तो बेटर है कि मैं 1 महीने या 1 हफ्ते के अंदर दूं। और जो सबसे बड़ी बात है कि अगर मान लो लमसम अमाउंट आपका नहीं हो रहा है, अगर आप मान लो 53 रुपीज़ kg ऑफ मिल्क दे रहे हो 53 लीटर, तो 3 रुपये सिक्के, वो सबसे बड़ा एक यू कैन से प्रॉब्लम, टीडीएस प्रोसेस हो जाता है डिलीवरी बॉय के लिए। और अगर मान लो डिलीवरी बॉय लार्ज अमाउंट ऑफ कैश कैरी कर रहा है, दैट में भी ये रिस्की फॉर हिम, उसके लिए रिस्की है कि कोई चोरी हो जाए या अदर कोई प्रॉब्लम आ जाए। फिर कूपन सिस्टम की बात करते हैं। कूपन सिस्टम की मेरिट सबसे बड़ी कि लॉसेस नहीं होते हैं, करप्शन जो है वो कम हो जाता है, सिंपली कि मैं इंडस्ट्री से उठा रहा हूँ मिल्क को 53, आगे कंज्यूमर को दे रहा हूँ 55, तो इन बिटवीन जो मैं मार्जिन जो खा रहा हूँ, जो मिडिल मैन जो मार्जिन खा जाते हैं, या सिंपली कह सकते हैं स्टाफ जो गड़बड़ कर सकता है, वो अवॉइड हो जाएगा। फिर इसकी डीमेरिट वही कि सिंपली डिलीवरी कम हो जाती है, जो सेल्स प्राइस है वो बढ़ जाता है। कूपन सिस्टम लगाने में आपको कूपन की कैलकुलेशन वगैरह करने के लिए आपको अलग से स्टाफ की रिक्वायरमेंट है कूपन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अट्रैक्शन कम है, फाइनल अकाउंटिंग कूपन आपको काउंट करने हैं, फिर उसके हिसाब से आपको मनी बतानी है, कितना अमाउंट यूज़ हुआ था, कितने दिन यूज़ हुआ, दैट इज़ ए टीडीएस प्रोसेस। वो सिंपली क्या है, एक बढ़ जाता है आपका काम। फिर पेमेंट ऑफ रूट सेल्समैन के आप सिंपली फ्लैट सैलरी दे रहे हो, सैलरी प्लस कमीशन दे रहे हो या स्टेट कमीशन दे रहे हो, कि आप डेली 1000 लीटर आप सेल्समैन को बोल रहे हैं कि 1000 लीटर दूध को डेली अगर आप सप्लाई करते हो हम आपको इंसेंटिव देंगे ऊपर, सैलरी फिक्स सैलरी कर रहे हो या डायरेक्ट कमीशन दे रहे हो, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। फिर ऑर्गेनिक मिल्क क्या है, ऑर्गेनिक मिल्क सिंपली जिसके अंदर कोई पेस्टिसाइड ना हो, कोई एंटीबायोटिक ना हो, कोई हार्मोन ना हो, सिंपली ऑर्गेनिक और हेल्दी फार्म प्रैक्टिसेस को हम कह सकते हैं, दैट इज़ ए ऑर्गेनिक मिल्क है। ऑर्गेनिक प्रैक्टिस सिंपली कि जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स को आप किसी भी तरह का कोई यू कैन से केमिकल की हेल्प से उसको कोई ट्रीट नहीं कर रहे हो, उसको कोई हार्मोन प्रोवाइड कर नहीं रहे हो, या कोई एंटीबायोटिक या कोई भी किसी भी तरह की मेडिसिन है जो कि यू कैन से मिल्क प्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल है, वो नहीं प्रोवाइड कर रहे हो। फिर जो आप उसको फीड प्रोवाइड कर रहे हो, फीड के अंदर जो प्लांट्स प्रोवाइड कर रहे हो उसके अंदर किसी तरह का कोई केमिकल नहीं है, कोई हेर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइजर नहीं है, उसी को हम सिंपली क्या कर सकते हैं, यू कैन से ऑर्गेनिक प्रैक्टिस। देन हेल्दी फार्म प्रैक्टिसेस का सिंपली मीनिंग की है कि आप जो आपकी हर्ड मैनेजमेंट है वो प्रॉपर कर रहे हो, आप एनिमल को प्रॉपर डाइट प्रोवाइड कर रहे हो, प्रॉपर टाइम पे मिल्किंग हो रही है, जो मैनेजमेंटल प्रैक्टिसेस हैं वो आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। दीज आर दी हेल्दी फार्म प्रैक्टिसेस। तो ऑर्गेनिक मिल्क दो चीज़ों से प्रोड्यूस होगा, एक ऑर्गेनिक प्रैक्टिस से, एक हेल्दी फार्म प्रैक्टिस से। ऑर्गेनिक मिल्क नाम बड़ा है, ऑर्गेनिक सिंपली मीनिंग आप कह सकते हो जिसके अंदर कोई भी केमिकल या किसी भी तरह का अनएथिकल चीज़ आप यूज़ नहीं कर रहे हो जो कि हार्मफुल हो सकता है ह्यूमन कंजप्शन के लिए, दैट इज़ ए ऑर्गेनिक मिल्क। सो दिस इज़ एन ओवरव्यू। जो प्रोसेसिंग हमने पहले पढ़ लिया था, कलेक्शन ऑफ मिल्क का पढ़ लिया था कि हम कलेक्शन ऑफ मिल्क कर रहे हैं, कैसे मिल्क कलेक्ट हो रहा है, सबसे बड़ी बात थी कि मिल्क कैसे कलेक्ट हो रहा है।
आइदर बाय ट्रांसपोर्टेशन की बात की थी हमने कि ट्रांसपोर्टेशन में कैसे कैसे मिल्क कलेक्ट कर रहे हो आप, फिर कहाँ कलेक्ट कर रहे हो, फिर उसके बाद प्रोसेसिंग शुरू की। प्रोसेसिंग में हमने पहले पास्चुराइजेशन पढ़ा, देन स्टरलाइजेशन पढ़ा। पास्चुराइजेशन हो गया, स्टरलाइजेशन हो गया, फिर हमने उसकी पैकेजिंग के बारे में पढ़ा है कि पैकेजिंग हम कैसे कैसे कर रहे हैं। फिर पैकेजिंग के बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन कि आप कहाँ, आपकी मार्केट इंडस्ट्री कौन सी है, कहाँ आप उस मिल्क को भेज रहे हो, किस यू कैन से रूट के थ्रू भेज रहे हो, रूट्स के ऊपर कैसा आप फॉलो अप कर रहे हो। सो दिस इज़ अबाउट ऑल अबाउट दी यू कैन से मिल्क की प्रोसेसिंग, उसका डिस्ट्रीब्यूशन और उसकी सेल्स के बारे में टोटल टॉपिक था हमारा। सो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा जो कि प्रैक्टिकल्स हैं, जो कि हम जब जैसे ही हमारी क्लासेस रिज्यूम होंगी, प्रैक्टिकल का पोर्शन हम क्लासेस में ही करेंगे। और जो नेक्स्ट लेक्चर आपका रहेगा दैट विल बी अबाउट दी मीट साइंस। अभी तक हमने मिल्क साइंस पढ़ी थी, इसके बाद हम मीट साइंस पढ़ेंगे कि मीट के अंदर क्या क्या हमारा फर्दर टॉपिक्स जो होंगे। तो मिल्क का जो आपका टॉपिक है दैट इज़ नियरली कंप्लीट है। जो प्रैक्टिकल पोर्शन है वो हम इसको करके ही देख पाएंगे, अदरवाइज पॉसिबल नहीं हो पाएगा इसको ठीक से करने में। तो प्रैक्टिकल का पोर्शन है हम क्लास में ही करेंगे। बाकी अगर इसमें आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करके अपना डाउट ले सकते हो। ठीक है।